कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, लेकिन ये अक्सर तुकबंदी करता है। और आज हम इतिहास की इसी लय, इसी तुकबंदी को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे विचारों और शख्सियतों के जरिए जो हाल की घटनाओं से चर्चा में आए हैं। बिल्कुल। ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है कि कैसे पुरानी कड़ियां एकदम से सामने आ जाती हैं। हाँ, तो आज की हमारी ये खास बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में छपे कुछ लेखों पर आधारित है और इसकी चिंगारी लगी ज़ोहरान ममदानी के हालिया विजय भाषण से। उसमें उन्होंने कुछ ऐसे नाम लिए जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वो भाषण काफी चर्चा में रहा। बिल्कुल। तो आज हम खंगालेंगे यूजीन वी डेब्स, जवाहरलाल नेहरू और रॉजर बाल्डविन के बीच के वो अनजाने से ऐतिहासिक सूत्र और झांकेंगे नेहरू के शुरुआती राजनीतिक जीवन के कुछ दिलचस्प पहलुओं में भी। और हाँ, नजर डालेंगे आज के दौर के कुछ राजनीतिक व्यक्तित्व पर भी। एक पूरा कैनवस है जिसे देखना होगा। सही कहा। मकसद यही है कि इन बिखरी हुई सी लगने वाली कड़ियों को जोड़कर देखें, आज के समय में इनकी क्या प्रासंगिकता है, इसे टटोलें। और देखिए, ये चर्चा उन उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर अहम हो सकती है जो यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतिहास और राजनीतिक विचारों की समझ वो तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही जरूरी है। बिल्कुल। और साथ ही हर उस व्यक्ति के लिए जो राजनीतिक सोच और सामाजिक बदलावों को गहराई से समझना चाहता है। तो चलिए फिर इन परतों को खोलते हैं। शुरू करते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि अमेरिका के एक समाजवादी नेता, भारत के पहले प्रधानमंत्री और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन यानी ACLU के संस्थापक, इनके बीच कोई गहरा वैचारिक रिश्ता हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, पहली नजर में तो ये नाम बिल्कुल अलग-अलग दुनिया के लगते हैं। पर चलिए इसी दिलचस्प जुड़ाव की पड़ताल करते हैं। शुरुआत ज़ोहरान ममदानी के भाषण से ही करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में यूजीन वी डेब्स और जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। अब ये दोनों नाम, जैसा आपने कहा, बिल्कुल अलग ध्रुवों के लगते हैं। एक अमेरिकी समाजवादी, दूसरे भारत के राष्ट्र निर्माता। हाँ। तो सवाल ये है कि भाई इन दोनों का जिक्र एक साथ क्यों? क्या ये महज भाषण का एक अलंकार था या कुछ और बात थी? नहीं, देखिए, ये सिर्फ अलंकार नहीं था। इसके पीछे एक ठोस एक ऐतिहासिक और वैचारिक धागा है। और वो धागा है रॉजर बाल्डविन। रॉजर बाल्डविन। हाँ, रॉजर बाल्डविन जो ACLU यानी अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के संस्थापक थे। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि बाल्डविन और नेहरू वो काफी करीबी दोस्त हुआ करते थे। अच्छा, ये तो वाकई एक अनसुनी सी कड़ी है। बिल्कुल। बाल्डविन ने न सिर्फ अमेरिका को लेकर नेहरू के कई विचारों को प्रभावित किया, बल्कि कांग्रेस पार्टी की जो अमेरिकी रणनीति थी उस पर सलाह भी दी थी। तो मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं, एक वैचारिक आदान प्रदान भी था। हाँ, काफी गहरा। दोनों ने लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म में साथ काम भी किया था। हालांकि बाद में बाल्डविन जो थे वो कम्युनिस्ट प्रभाव की चिंताओं के कारण इससे अलग हो गए और नेहरू भी देखा जाए तो बाद में इसी नतीजे पे पहुंचे थे। तो ये दोस्ती सिर्फ सतही नहीं थी, विचारों के लेवल पे गहरी थी। और फिर बाल्डविन का डेब्स से क्या कनेक्शन था? क्योंकि ममदानी ने तो डेब्स और नेहरू को जोड़ा था, बाल्डविन बीच में कैसे आए? सही सवाल है। देखिए, बाल्डविन जो थे वो डेब्स के साम्राज्यवाद विरोधी विचारों और खास तौर पर अंतरात्मा की आवाज पर आपत्ति, जिसे कॉन्शियस ऑब्जेक्शन कहते हैं, उसके बड़े प्रबल समर्थक थे और उसके बचाव में भी वो खड़े हुए थे। अच्छा। डेब्स की एक और खास बात थी, वो नस्लवाद और अप्रवासियों के बहिष्कार को महज कोई इत्तेफाक नहीं मानते थे, बल्कि वो इसे पूंजीपति वर्ग द्वारा अपने स्वार्थ साधने का एक सोचा समझा हथियार मानते थे। ये एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। उनके नजरिए में असली खुला और सर्वदेशी यानी कॉस्मोपॉलिटन समाज लाने वाले अमीर या अभिजात वर्ग नहीं थे, बल्कि मजदूर वर्ग थे। अगर आज की भाषा में कहें तो शहर की जो कॉस्मोपॉलिटन रौनक है वो पूंजी की देन नहीं, बल्कि मेहनत करने वालों की, श्रम की देन है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है शहर को देखने का। आमतौर पर तो यही सोचा जाता है कि बड़े शहरों की ये जो विविधता है वो बड़े बिजनेस और पैसे से आती है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। डेब्स, बाल्डविन और नेहरू का ये जो कनेक्शन है, ये हमें इतिहास के एक ऐसे दौर की याद दिलाता है जिसे हम लगभग भूल ही चुके हैं। एक ऐसा वक्त था जब नागरिक स्वतंत्रता, नस्लवाद का विरोध, समाजवाद, खुले समाज का विचार और उपनिवेशवाद का विरोध, इन सबको एक ही बड़े मुक्ति आंदोलन का हिस्सा माना जाता था। अच्छा, मतलब ये सब जुड़े हुए थे। हाँ, स्वतंत्रता और न्याय को अलग अलग करके नहीं देखा जाता था उस दौर में। वो अविभाज्य थे, इंडिविजिबल थे। मतलब सिविल लिबर्टीज और सोशलिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते थे उस समय।
उस दौर में हाँ, काफी हद तक नेहरू ने खुद बाल्डविन से पूछा था कि क्या ACLU भारत में अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए राजनीतिक कैदियों का मुद्दा उठा सकती है, और बाल्डविन ने नेहरू को चिताया भी था। उन्होंने कहा था कि भारत की आजादी की लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़नी होगी। 2 मोर्चों पर? हाँ, एक तो सीधे ब्रिटेन के खिलाफ और दूसरा वॉल स्ट्रीट के उस छिपे दुश्मन के खिलाफ जिसे अमेरिकी सरकार का भी समर्थन हासिल था। ओह! तो इस नजरिए से देखें तो नागरिक स्वतंत्रता उस समय वामपंथ का मुद्दा था, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये साम्यवाद से अलग था, और आज के जो स्वतंत्रतावादी यानी लिबर्टेरियन विचार हैं उनसे तो बिल्कुल ही भिन्न था। आज के लिबर्टेरियन विचार अक्सर आर्थिक नियंत्रण के विरोध पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये इतिहास जानना आज और भी ज्यादा जरूरी लगता है, खासकर जब हम देखते हैं कि देशद्रोह जैसे शब्दों की परिभाषा कितनी फैल गई है और राजनीतिक कैदी का विचार ही जैसे धुंधला सा गया है। हाँ, बिल्कुल। रक्षा करना भी था जिन पर अंतरात्मा की आवाज उठाने या सत्ता का विरोध करने के आरोप लगते थे। बिल्कुल। और देखिए इतिहास कैसे घूमकर आता है। भारत के आखिरी नेहरूवादी कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह, वो आज ACLU की सबसे प्रमुख आवाजों में से हैं एक। अरे वाह, ये तो कमाल का संयोग है ना? तो जब ममदानी अपने भाषण में डेब्स और नेहरू को एक साथ लाते हैं तो वो कोई नई राजनीतिक शब्दावली नहीं कर रहे, बल्कि वो 20वीं सदी की राजनीति की एक भूली हुई मगर बेहद जरूरी भाषा को फिर से जिंदा कर रहे हैं एक तरह से। इस दिलचस्प ऐतिहासिक कड़ी को समझने के बाद अब जरा खुद नेहरू के शुरुआती दिनों पर ध्यान देना भी जरूरी लगता है, खासकर जब वो लगभग उसी उम्र के थे जितने आज ज़ोहरान ममदानी है, यानी करीब 34 साल। हाँ, ये एक रोचक संयोग है। ठीक 34 साल की उम्र में नेहरू इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने गए थे, और जैसा आपने कहा, शुरुआत में उन्हें लगा कि ये राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा से एक तरह का भटकाव है। उन्हें शहर के नेताओं वाली वही पुरानी हताशा महसूस हुई कि भाई उनके पास असल ताकत कितनी कम होती है, साधन कितने सीमित होते हैं। हाँ, ये तो अक्सर लोकल लीडर्स महसूस करते हैं। लेकिन फिर उनका नजरिया बदला। हाँ, बदला। जल्दी उन्हें ये विश्वास हो गया कि बोर्ड के सीमित दायरे में रहकर भी इलाहाबाद के निवासियों के लिए जीवन को अधिक सहनीय और थोड़ा कम दर्दनाक बनाना मुमकिन है। मोहम्मद अकील का एक शोध है जिसका जिक्र स्रोत लेख में भी है। उसके मुताबिक नेहरू की जो नगरपालिका प्राथमिकताएं थीं वो स्वाभाविक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों पर केंद्रित थीं। जैसे वेश्याओं के पुनर्वास का मुद्दा था, इक्का वालों के अधिकार थे, शहरी गरीबों के संपत्ति अधिकार थे। उन्होंने महसूस किया कि भारत की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनकी जड़ें कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर इन शहरों और कस्बों में फैली हुई हैं। और उनकी नीतियों में ये कैसे झलकता था? कोई खास उदाहरण है? हाँ, एक दिलचस्प उदाहरण परिवहन नीति का है। शहर में मुफ्त सवारी देने की मांग थी और दूसरी तरफ इक्का वालों की मजदूरी बढ़ाने की जरूरत थी। इनके बीच एक तनाव था। और एक और विडंबना देखिए, भारत के बाद के राजकोषीय इतिहास को अगर ध्यान में रखें तो नेहरू ने उस समय चुंगी यानी ऑक्ट्रॉय का जोरदार विरोध किया था। अच्छा, चुंगी का विरोध क्यों? हाँ, चुंगी यानी शहरों में सामान लाने पर लगने वाला टैक्स। वो इसे एक प्रतिगामी कर मानते थे, मतलब ऐसा टैक्स जिसका बोझ गरीबों पर ज्यादा पड़ता है। वो अमीरों पर टैक्स लगाना ज्यादा पसंद करते थे, और उस जमाने में अमीरी का एक पैमाना ये माना जाता था कि किसके घर में कितने ज्यादा नौकर हैं। और किन चीजों पर उनका ध्यान था चेयरमैन रहते हुए? आवास यानी सबके लिए घर, ये उनके एजेंडे में बहुत ऊपर था। वो वियना के हाउसिंग मॉडल के बड़े प्रशंसक थे, जहां सक्षम लोग ज्यादा भुगतान करके जरूरतमंदों के लिए आवास बनाने में मदद करते हैं। वो मुफ्त सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क और लाइब्रेरीज के भी बड़े हिमायती थे। उनका मानना था कि शहर ही वो जगह है जहां नागरिक आदर्श पनपते हैं, जहां लोग एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं। और कम से कम इलाहाबाद के उन शुरुआती सालों में नेहरू का मानना था कि जरूरत से ज्यादा राज्यवाद मतलब स्टेटिज्म यानी सरकारी नियंत्रण वो नागरिक सद्गुणों को कमजोर करता है, जबकि समाजवाद जिसे वो नागरिकों के बीच सहकारी संबंधों के रूप में देखते थे वो इसे मजबूत करता है। यानी सरकार का दखल कम हो और नागरिकों का आपसी सहयोग ज्यादा। ये उनके बाद के विचारों से थोड़ा अलग लगता है ना? हाँ, उनके शुरुआती विचार ज्यादा विकेंद्रीकृत और नागरिक केंद्रित लगते हैं। और उनके जेल के अनुभवों ने भी उन्हें काफी प्रभावित किया था। हाँ। न्यूयॉर्क की सिंग सिंग जेल के एक वार्डन थे लुइस लॉविस। नेहरू उनसे काफी सहानुभूति रखते थे। लॉविस का मानना था कि 80% से ज्यादा कैदी असल में समाज विरोधी या पैदाइशी बुरे नहीं होते। अच्छा, तो फिर वो जेल में क्यों थे? लॉविस का मानना था कि बेहतर आर्थिक नीतियां, शिक्षा और रोजगार के मौके, ये चीजें जेलों को काफी हद तक खाली कर सकती हैं। ये विचार नेहरू के सुधारवादी नजरिए को दिखाता है।
और शहरों को लेकर उनका नजरिया सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रहा होगा, जाहिर है। बिल्कुल नहीं। बाद में नेहरू ने बॉम्बे, जो अब मुंबई है, और मद्रास, अब चेन्नई, जैसे भारत के बड़े सर्वदेशीय यानी कॉस्मोपॉलिटन शहरों के लिए एक खास दृष्टिकोण विकसित किया। वो इन्हें बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक केंद्रों के रूप में देखते थे। उनकी असली जान और जीवंतता इसी विविधता से आती थी, ऐसा वो मानते थे। अच्छा। राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन को लेकर उनकी जो शुरुआती हिचकिचाहट थी ना, वो इसी डर से पैदा हुई थी। उन्हें लगता था कि कहीं ये भाषाई राष्ट्रवाद शहरों की इस मिलीजुली कॉस्मोपॉलिटन भावना को खत्म न कर दे। बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का ये खुला उत्सव एक तरह से नेहरू की पहचान बन गया था। ये दिलचस्प है, क्योंकि बाद में तो खैर भाषाई आधार पर ही राज्य बने, लेकिन उनका ये शुरुआती नजरिया जानना अहम है। हाँ, और इसी संदर्भ में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की श्रद्धांजलि याद आती है। किंग, जो खुद नेहरू से काफी प्रेरित थे, उन्होंने कहा था कि नेहरू का व्यक्तित्व आज भी दुनिया भर की चर्चाओं में महसूस किया जाता है, भले ही वो शारीरिक रूप से मौजूद ना हो। किंग ने कहा था, दुनिया उन्हें याद करती है और क्योंकि उनकी इतनी जरूरत है, वे आज की कंपकपाती दुनिया में एक जीवित शक्ति हैं। ये नेहरू के स्थायी वैश्विक प्रभाव को रेखांकित करता है। बिल्कुल। नेहरू के इन शुरुआती विचारों, हाशिए पर ध्यान, शहरों की विविधता का सम्मान, नागरिक सद्गुण पर जोर, इन सबको ध्यान में रखते हुए अब वर्तमान पर लौटते हैं और देखते हैं कि ज़ोहरान ममदानी के व्यक्तित्व का जो चित्रण एक अन्य लेख में किया गया है, वो इन ऐतिहासिक आदर्शों से कैसे जोड़ता है या शायद उनसे अलग है। हाँ, वो वाला लेख भी काफी इंटरेस्टिंग था। हाँ, उस लेख में हाल की दक्षिणपंथी राजनीति से जुड़ी एक खास तरह की विषाक्त मर्दानगी यानी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का जिक्र है, जिसमें एलन मस्क का सहानुभूति को पश्चिमी सभ्यता की कमजोरी बताने वाला बयान है, एंड्रयू कोमो पर लगे आरोपों का संदर्भ है और वो अल्फा मेल वाली घिसी पिटी छवि। इसकी तुलना ममदानी की छवि से की गई है। हाँ, और ममदानी का चित्रण काफी दिलचस्प तरीके से किया गया है। लेख में उन्हें सर्टिफाइड पूकी कहा गया है। ये जेनजी मतलब आज की युवा पीढ़ी की भाषा का शब्द है। शायद किसी प्यारे या आकर्षक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा। उनमें मिलेनियल पीढ़ी वाले गुण दिखते हैं। वो मुस्कुराते हैं, टिकटॉक ट्रेंड्स को लेकर बेफिक्र हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों पर पूरी तरह अडिग हैं। वो सहयोगी होने यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करने में हिचकिचाते नहीं, अपनी खुशी जाहिर करने में कोई फिल्टर नहीं लगाते, और निजी जीवन को लेकर भी काफी खुले नजर आते हैं, ऐसा लेख कहता है। बिल्कुल। लेख बताता है कि वो इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी के लिए सिंप करते हैं, यानी खुलकर बहुत ज्यादा स्नेह दिखाते हैं। एक रैपर के तौर पर अपने असफल करियर का मजाक उड़ाने से भी नहीं हिचकिचाते। वो शारीरिक ताकत का दिखावा नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ वो एक मुखर नारीवादी हैं, ट्रांस समुदाय के सहयोगी हैं, फिलिस्तीन के समर्थक हैं, एक गौरवान्वित मुस्लिम हैं और ऐसे राजनेता हैं जिन्हें अमीरों या बड़े कॉरपोरेशनों का नहीं बल्कि जन आंदोलनों का समर्थन हासिल है। तो ये किस तरह की मर्दानगी है लेख के अनुसार? वो इसे कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, लेख इसे मैनोस्फेयर, जो पुरुष केंद्रित ऑनलाइन समुदाय होते हैं, अक्सर महिला विरोधी और आक्रामक, उसके बिल्कुल विपरीत बताता है। ये वो मर्दानगी है जो ब्रो कहने के बजाय मेरे भाई कहती है, जो दूसरे पुरुषों को सिर्फ इसलिए गले नहीं लगाती कि उनका मजाक का स्तर एक जैसा है, बल्कि साझा मानवता के कारण। अच्छा। ये तिरछी व्यंग्यात्मक मुस्कान के बजाय सच्ची मुस्कान वाली मर्दानगी है। ये कड़वाहट के बजाय भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की हिम्मत रखने वाली मर्दानगी है। ये गुस्से से नहीं, सहानुभूति से बोलने वाली मर्दानगी है। ये दुश्मनी के बजाय उम्मीद जगाने वाली मर्दानगी है। इसमें करुणा, लचीलापन और दयालुता को ताकत माना जाता है। लेख के शब्दों में ये एक ऐसी मर्दानगी है जो दूसरों के लिए जगह छीनने के बजाय उनके लिए जगह बनाती है। उन्हें कहा गया है सॉफ्ट बॉय विद वैल्यूज दैट गो हार्ड। सॉफ्ट बॉय विद वैल्यूज दैट गो हार्ड, हाँ, मतलब नरम दिल इंसान जिसके सिद्धांत बहुत मजबूत हैं। बिल्कुल। तो क्या ये व्यक्तित्व, ये अंदाज उन पुराने समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण मूल्यों की तरफ वापसी का संकेत है, जैसे नागरिक स्वतंत्रता, नस्लवाद का विरोध, हाशिए पर पड़े लोगों पर ध्यान, जिनकी हमने नेहरू और डेब्स के संदर्भ में बात की, या ये उन्हीं मूल्यों की एक नई आधुनिक व्याख्या है? ये सोचने वाली बात है कि राजनीतिक व्यक्तित्व और उनके प्रदर्शन के तरीके कैसे बदल रहे हैं। क्या ये पुराने आदर्श ही नए रूपों में वापस आ रहे हैं? ये एक अहम सवाल है और शायद इसका जवाब है कि ये दोनों का मिश्रण है। पुराने मूल्यों की गूंज तो है ही, लेकिन आज के संदर्भों में, आज की भाषा और आज के माध्यमों के साथ। ये दिखाता है
कि राजनीति सिर्फ नीतियों की नहीं होती, बल्कि व्यक्तित्वों और उनके इजहार के तरीकों की भी होती है। और इसी सार्वजनिक विमर्श और संवाद के बदलते तरीकों से जुड़ा एक और पहलू इंडियन एक्सप्रेस के एक और लेख में नजर आता है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान पर था। जाहिर है ये राजनीति से सीधा नहीं जुड़ा है। हाँ, वो जाकिर खान वाला लेख, हाँ, लेकिन वो ये दिखाता है कि आज के इस बटे हुए ध्रुवीकृत माहौल में भी कुछ लोग पहचान की राजनीति की सीमाओं से आगे निकलकर सबको जोड़ने वाली कहानियों और हास्य के जरिए अपनी जगह बना रहे हैं। हाँ, उस लेख में जाकिर खान की सफलता का जिक्र था, जैसे न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में शो करना, और उनकी शैली की तारीफ की गई थी कि कैसे वो बिना किसी पर कटाक्ष किए या कड़वाहट घोले अपने अनुभवों और अपनी कहानियों से लोगों को जोड़ते हैं। ये दिखाता है कि सार्वजनिक जीवन में संवाद और जुड़ाव के और भी तरीके मुमकिन हैं, जहां सहमति न होते हुए भी सम्मान बना रहे। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने कुछ मुख्य सूत्रों को पकड़ने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे यूजीन डेब्स, नेहरू और रॉजर बॉल्डविन के बीच साम्राज्यवाद विरोध, नागरिक स्वतंत्रता और समाजवाद के विचारों की एक छिती हुई सी ऐतिहासिक कड़ी थी। हमने नेहरू के शुरुआती राजनीतिक जीवन पर नजर डाली, जब उनका ध्यान जमीनी मुद्दों और शहरों की मिली-जुली संस्कृति पर था। और फिर हमने देखा कि आज के दौर में राजनीतिक व्यक्तित्व और मर्दानगी के चित्रण में कैसे नए रुझान और शायद पुराने आदर्शों की गूंज भी दिखाई दे रही है। हाँ, और इन सबको जोड़ने वाला केंद्रीय विचार शायद यही है कि कई बार जो राजनीतिक भाषाएं या वैचारिक जुड़ाव हमें भूले बिसरे लगते हैं, वह आज भी बेहद प्रासंगिक हो सकते हैं। स्वतंत्रता, न्याय और मानवीय गरिमा के लिए जो संघर्ष हैं, वो समय और भूगोल की सीमाओं से परे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज की जटिल चुनौतियों को समझने के लिए इन ऐतिहासिक संदर्भों और विचारों के उतार चढ़ाव को जानना बहुत जरूरी है। ये न सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए अहम है, बल्कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी ये विश्लेषणात्मक सोच और एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य विकसित करने में मददगार हो सकता है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब इतिहास की कड़ियां इस तरह अचानक जुड़ती हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के लिए हम और किन भूले हुए विचारों या बहसों को फिर से खोज सकते हैं। क्या नागरिक स्वतंत्रता, समाजवाद और वैश्विक भाईचारे के वो पुराने सूत्र आज की उलझी हुई दुनिया की गांठें खोलने में कुछ मददगार हो सकते हैं? सोचने लायक सवाल है। तो अगर इस चर्चा ने किसी की सोच को उकसाया है या मन में कोई और सवाल उठा है, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस तरह के और विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।